सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का 2020 बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उन चैप्टर्स के या कह सकते हो उन टॉपिक्स के जो कि हमारे टर्म 1 के सिलेबस में हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ फर्स्ट रीजन का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने सॉल्व कराया था। इस वीडियो में जो सेकेंड रीजन है और थर्ड रीजन दोनों का ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो पहले हम सेकंड रीजन के क्वेश्चन देख लेंगे। सेक्शन ए है, इसमें 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट। तो जब सूरज निकल रहा होता है यानी सनराइज का जो टाइम होता है और जब वो डूब रहा होता है यानी जो सनसेट का टाइम होता है, उस टाइम अगर आप सन को देखोगे तो वो आपको रेडिश दिखेगा यानी लाल रंग का दिखेगा। उसका क्या रीज़न होगा? तो चलिए मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारी अर्थ की सरफेस है और ये हमारा क्या है, एटमॉस्फियर है, जहाँ पर एयर प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो एक बंदा खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब सन एकदम ऊपर होगा दोपहर के टाइम, उस टाइम देखो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी वो ऐसे आई। अब ये देखो ब्लू कलर वाला जो रीजन है वो हमारा एटमॉस्फियर है। तो एटमॉस्फियर में जब इंटर करेगी तो ये डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली। वहीं अगर सनराइज की बात कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमारा ये सनराइज हो रहा है, या इधर हम सनसेट वाला टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब लाइट रे ट्रेवल करेगी तो देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये इंटर करेगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके ऑब्जर्वर तक जो पहुँचेगी तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है अगर इससे हम कंपेयर करें तो। इसी तरीके से जब सनसेट होता है यानी जब सन हमारा हॉरिजॉन वाली पोजीशन पे होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, तो उस केस में देखो यहाँ से भी लाइट रे निकलेगी, यहाँ पर एटमॉस्फेयर इंटर करी और यहाँ तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इतनी बात आप समझ गए कि सन जब हॉरिजॉन वाली पोजीशन पे होता है, बिल्कुल सनराइज और सनसेट वाली पोजीशन पे, तो उस समय उसको एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। अब एटमॉस्फेयर में हमारे जैसे मैंने बताया एयर वगैरह है, तो एयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे लाइट टकराती है। अब सन से जो लाइट निकल रही होती है वो वाइट लाइट होती है जो कि 7 कलर से मिलकर बनी होती है। हर किसी की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। रेड की बात करूँ तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। और सबसे कम वेवलेंथ आपकी वायलेट की होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे होती है। तो ये जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। अब वेवलेंथ जितनी कम होगी, इसको लैम्डा से हम शो करते हैं, वेवलेंथ जितनी कम होगी स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होगी। यानी ये जो लाइट है वो पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर करेगी, बिखरेगी, इधर उधर चली जाएगी। अब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसके अंदर स्कैटरिंग कम होगी, वो लाइट कम इधर उधर बिखरेगी, इसीलिए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। बाकी जिसकी वेवलेंथ कम थी उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा हो गई तो वो लाइट इधर उधर ज़्यादा बिखर गई और ऑब्जर्वर तक बहुत कम पहुंच पाई है। तो ज़्यादा आपकी रेड ही लाइट पहुंच पाई है, इसीलिए उसे रेड दिखाई पड़ता है। तो ये इसकी स्टोरी हो गई। अब ऑप्शन वाइज चेक करते हैं यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है। लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू द थिनर लेयर ऑफ एयर। तो भाई ये गलत है। जैसे मैंने बताया कि जब वो हॉरिजॉन से पास होता है यानी जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है सन, तो उस समय उसको एयर की एक मोटी लेयर से पास होना पड़ता है। ठीक है, ये देख सकते हो ये पूरा इससे पास होना पड़ता है, तो थिनर नहीं होगा, थिकर होगा। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी वाला देखते हैं। लाइट फ्रॉम द सन कवर लार्ज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आइज। तो हाँ, ये बात सही है, ज़्यादा डिस्टेंस लाइट को ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो बी वाली बात सही है। सी वाला देखते हैं। नियर द हॉरिजॉन यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा, उस पोजीशन पे जहाँ पर हमको लगता है कि स्काई और जो हमारी अर्थ है, जो ज़मीन है, वो मिल रही है, वही हमारी हॉरिजॉन वाली पोजीशन होती है। तो उस समय क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। तो जो कम वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं, जिसमें सबसे कम तो वायलेट होती है और उसी के करीब ही करीब आपकी ब्लू भी होती है, तो ब्लू और उसके अलावा भी जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है उनमें स्कैटरिंग हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसीलिए वो लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, सिर्फ रेड वाली ही पहुँच पाती है। तो बी सी वाली बात भी सही है यहाँ पर। डी देखते हैं। लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर। ठीक है, तो हॉरिजॉन पोजीशन पे उसे एक मोटी लेयर से पास होना पड़ता है, थिक लेयर से पास होना पड़ता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, यानी डी बी सी डी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी वाला होगा, बी सी डी। 9th वाला क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स वाई जेड क्या है, नीचे जो आपको रिएक्शन दी हुई है। तो यहाँ 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट आपको दिया है। तो कोई भी कंपाउंड लिखा हो उसके साइड में बगल में जो ब्रैकेट लगा के लिखा होता है वो क्या होता है, फिजिकल स्टेट होता है। ठीक है,
कि आपका वो चीज़ सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या फिर आपका एक्वस है, ये लिखा होता है। एरो के ऊपर जो यहाँ पर देख रहे हो वाई लिखा है, ये क्या है, रिएक्शन कंडीशन, कितना टेम्परेचर दिया जा रहा है, कितना प्रेशर दिया जा रहा है, कौन से कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है, कितना करंट सप्लाई किया जा रहा है, सनलाइट प्रेजेंट है या नहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि नहीं, ये रिएक्शन की जो कंडीशन है वो लिखी होती है। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं, ए वाला क्या कह रहा है, एक्स गैस है और वाई रिएक्शन कंडीशन है और जेड गैस है। तो वाई वाली बात तो सही है, रिएक्शन कंडीशन है। एक्स देखो यहाँ गैस लिखा है, जबकि इसका स्टेट हमारा सॉलिड होगा, गैस नहीं होगा। बाकी जेड तो आपका गैस है, तो आप जानते हो ऑक्सीजन जो O2 है उसका स्टेट क्या होगा, वो गैस है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमें कैसे पता होगा कि KClO3 का स्टेट क्या है, पोटेशियम क्लोरेट का स्टेट क्या है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो कंपाउंड के स्टेट हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे याद करो कि ये सॉलिड है लिक्विड है। कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया था कि हाँ किसके स्टेट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर अगर आपको स्टेट नहीं पता तो भी आपका काम हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर आपको x दिया हुआ है और यहाँ पर आपको z दिया हुआ है। नीचे कह रहा है x आपका गैस है, z आपका गैस है। तो जब हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक ही चीज़ यूज़ करेंगे ना। जब हमने मान लिया कि x आपका गैस है तो z को भी गैस मानने का क्या मतलब है, z तो कुछ और होना चाहिए। अब इतना तो आप जानते हो कि z आपका गैस है, ये तो करेक्ट बात है क्योंकि ऑक्सीजन का जो स्टेट है वो गैसियस होता है। इसका मतलब x तो गैस नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। तो यहाँ से कह सकते हो ये बात गलत है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ y को लिक्विड का है, ये तो रिएक्शन कंडीशन होती है, ये भी गलत हो गया। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। डी वाला चेक करते हैं, x क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl। क्योंकि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट और KCl की बात कर रहे हैं तो दोनों के आगे x लिखा हुआ, यानी इन दोनों का जो स्टेट है वो सेम होगा। अब जो भी है हमको नहीं पता, वैसे सॉलिड होता है लेकिन नहीं पता, तो इतना समझ गए कि इन दोनों का स्टेट कॉमन है और ये फिजिकल स्टेट शो कर रहा है y रिएक्शन कंडीशन और z फिजिकल स्टेट ऑक्सीजन का शो कर रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 11th वाला क्वेश्चन है, अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, यानी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको आंख से या तो पूरी तरह से नहीं दिखता या बहुत थोड़ा सा दिखता है। उसे परफॉर्म करना है एक लैब टेस्ट ताकि वो डिटेक्ट कर सके प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ सोल्यूशन, कि उस सोल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है या नहीं, इसे उसे चेक करना है। लेकिन वो है कैसा, विजुअली चैलेंज है। तो वो कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ करेगा। तो भाई वैसे हम क्या करते हैं, जनरली लिटमस यूज़ कर लेते हैं, यानी कलर वाला यूज़ कर लेते हैं कि एसिड चेक करना है तो हमने ब्लू लिटमस लिया और उस सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे। अगर वो रेड हो गया तो हम कह देंगे भाई एसिड प्रेजेंट है। लेकिन उसे तो सही से दिखाई नहीं पड़ता या पूरी तरह से नहीं दिखाई पड़ता, तो वो तो देख के बता नहीं सकता कि कलर चेंज हुआ या नहीं। यानी वो दूसरे तरीके के इंडिकेटर यूज़ करेगा, कलर के अलावा कलर नहीं यूज़ करेगा। तो दूसरा कौन सा होता है, तो वो आपका होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, यानी जो अपनी महक चेंज करके बताते हैं कि एसिड है या बेस। तो इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन सा है, ये बी वाला है, क्लोव ऑयल। अच्छा, और भी आप याद कर लो, अनियन भी आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो महक चेंज करके बताता है कि एसिड है या बेस। इसी तरह आपका वनीला एसेंस है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल में। अच्छा, क्लोव ऑयल कैसे पता, मतलब कैसे उससे पता चलता है कि एसिड है या बेस। अगर क्लोव ऑयल एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी जो ओरिजिनल महक है, इस ऑयल की जो महक है वो नहीं बदलेगी, जैसे थी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर इसे बेस के कांटेक्ट में लाया तो इसकी जो महक है वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। तो महक हट गई तो हम कह देंगे बेस है, अगर महक उसकी नहीं बदली तो हम कह देंगे एसिड है। तो इस क्वेश्चन से बहुत सी चीज़ें आपने सीख ली। चलिए आगे हम चलते हैं। तो देखो इस रीजन के अंदर यही 3 क्वेश्चन थे, पहले सेट के क्वेश्चन थे, बाकी जो 2 सेट थे उनमें सेम ही क्वेश्चन थे। तो अब हम थर्ड रीजन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपके जो पहले सेट के अंदर क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन सेकंड और थर्ड सेट में थे, बस ऑर्डर अलग अलग था। ठीक है, कोई क्वेश्चन पहले कोई बाद में। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, फर्स्ट टर्म के हिसाब से यही 3 क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। तो अगर बहुत हाइट पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, तो स्काई आपको डार्क दिखाई पड़ेगा। जनरली हमको क्या दिखता है, ब्लू दिखता है दिन के अंदर, तो वहाँ दिन में भी आपको डार्क दिखाई पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है। देखो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन से वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। क्योंकि ब्लू कलर हमें क्यों दिखता है स्काई का, स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। स्कैटरिंग क्यों होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, यानी एयर हो गई और डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए, ये सब प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो पाती है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन चेक करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट।
यानी जब ज़्यादा हाइट पे बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहाँ पर जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, बहुत थोड़ी सी स्कैटरिंग होती है, इसी वजह से हमको डार्क दिखाई पड़ता है। तो ये इसका स्टेटमेंट सही होगा। और ऑप्शन हम चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर एट ग्रेटर हाइट्स। ज़्यादा हाइट पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो थोड़ा बहुत कुछ एटमॉस्फेयर होता है, उसी एटमॉस्फेयर के अंदर ही हम फ्लाई करते हैं। तो ये बात तो गलत है। लेकिन देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। द स्काई अपीयर्स डार्क टू फ्लाइंग पैसेंजर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। देख रहे हो एकदम लाइन से यहाँ से क्वेश्चन उठ के चला आया। एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, यानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी स्कैटरिंग, यानी ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती। प्रोमिनेंट लिख के आ जाए, इनफ लिख के आ जाए, या लिख दे कि स्कैटरिंग लेस होती है, तो सारी बातें एक ही हैं। तो देख रहे हो इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन गया। तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। सी वाला ऑप्शन है साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर, तो ऐसी बात नहीं है। और लाइट गेट स्कैटर टुवर्ड्स अर्थ, नहीं, तो लाइट तो हर डायरेक्शन में स्कैटर होती है। 9th वाले क्वेश्चन की बात कर लें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, यानी किसमें जो सब्सटेंस है उसकी जो इनिशियल शुरुआत में जो उसकी आइडेंटिटी थी, जो पहचान थी, वो नहीं बदलती। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी जो दही का जमना है, तो भाई यहाँ पर तो आइडेंटिटी चेंज हो गई। मिल्क एक अलग चीज़ है, कर्ड बिल्कुल अलग चीज़ है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जब क्रिस्टलाइजेशन होता है और उसके रिजल्ट में जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती, यानी अनचेंज रहती है। तो बी ऑप्शन सही है। क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है कि जो आपके एटम्स वगैरह होते हैं ना, इधर उधर जो अरेंज होते हैं, वो एक ऑर्डर में, परफेक्ट ऑर्डर में लग जाते हैं। ठीक है, कई तरीके के क्रिस्टल हैं, वो आगे आप क्लास 11th वगैरह में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो एक ऑर्डर में लग जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनी, बल्कि एटम्स ही अपने अरेंज हो गए हैं। बाकी अगर आपको ये नहीं पता था तो बाकी और ऑप्शन चेक कर लोगे तो आसानी से समझ जाओगे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स से जब उसका फर्मेंटेशन किया जाता है जिससे आपका अल्कोहल बनता है, तो वहाँ क्या है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। भाई ग्रेप्स अलग चीज़ है, अल्कोहल एक अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज हो जा रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी डी वाला देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, तो यहाँ पर भी जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इन तीनों को एलिमिनेट करके भी आप लगा सकते थे कि बचा कौन सा, बी वाला ऑप्शन, तो बी सही होगा। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स द फेनोल्फथलीन सोल्यूशन पिंक, तो एक सोल्यूशन ए है वो फेनोल्फथलीन को क्या कर देता है, उस सोल्यूशन को, फेनोल्फथलीन सोल्यूशन जो कि ओरिजिनली कलरलेस होता है, उसे पिंक कर देता है। जब हम एक्वस सोल्यूशन बी ऐड करते हैं इस ए में, तो जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सोल्यूशन ए और बी के बारे में सही है? तो सोल्यूशन ए क्या है आपका, वो बेस है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ए आपका बेस है, क्योंकि बेस क्या करता है, फेनोल्फथलीन को पिंक में चेंज कर देता है। तो ए ने क्या किया, पिंक में चेंज कर दिया। वही जो आपका एसिड है वो उसे कलरलेस बना देता है, यानी बी डालने पे क्या हो गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब बी हमारा एसिड है। इतनी बात हमको पता चल गई। अब ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। ए क्या है, बेसिक, यहाँ देखो दोनों ही बेस दिया हुआ है, यहाँ दोनों ही एसिड दिया हुआ है, नहीं एक एसिड है और एक बेस है, तो ये तो हट गया। ए हैज़ पीएच ग्रेटर देन 7, तो बेस का पीएच क्या होता है, वो 7 से ज़्यादा होता है। और एसिड की बात करें तो पीएच इसका 7 से कम होता है। ए का पीएच 7 से ज़्यादा है, यानी ए आपका क्या है, बेस है, और बी का पीएच 7 से कम है, यानी बी क्या है आपका, एसिड है। तो यही बात हमारी सही हो गई, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ आकर ये दोनों ही रीजन के पेपर हमारे कंप्लीट हो गए, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।